देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। बुलेटिन में रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। यूकेएसएससी मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। ऐसे में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी इस मामले में एक्शन में है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि यूकेएसएससी को पूरी तरह से दुरुस्त कर और फुल प्रूफ बनाया जाएगा। इसी कड़ी में यूकेएसएससी में तैनात रहे अफसरों की विजिलेंस जांच समेत उन्हें उनके पदों से हटाया भी गया है। सीएम धामी ने कहा कि जो अभ्यर्थी परीक्षाओं में देर के कारण ओवरएज हो रहे हैं, सरकार उनके पक्ष में भी जल्द फैसला लेगी। वहीं मुख्यमंत्री धामी के बाद यूकेएसएससी के सचिव एसएस रावत ने कहा कि आयोग में कई ऐसे पद और कर्मचारी हैं जिनके ऊपर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। ऐसे में आयोग की छवि को स्वच्छ बनाने के लिए जरूरी था कि आयोग को रिसफल किया जाए और इसलिए सख्त कदम उठाते हुए उनकी तरफ से ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों को हटाने का काम भी किया गया है जो लंबे समय से एक ही पद पर जमे हुए थे और उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप भी लग रहे थे। हमें पहले से ही जब हम गए तो हमें लगा कि थोड़ा सा जो है चेंज करने की ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि पूरे आयोग पे प्रश्न चिन्ह लग रहे थे। तो सबसे पहली जो ज़रूरत ये समझी गई कि भाई आपने जो है चलो सचिव भी हट गए, चेयरमैन साहब ने इस्तीफा दे दिया और एग्ज़ाम कंट्रोलर रिटायर हो गए थे, लेकिन बेसिक चीज़ है आयोग में जो है जो काम होता है वो नीचे के कर्मचारी ही करते हैं। तो वो सब एज इट इज़ थे। तो मुझे ये महसूस हुआ कि नहीं, जो जहाँ पे लंबे समय से काम कर रहा है उसको जो है रिशफल करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अभी चूँकि लोगों का ये लंबे समय से भर्ती प्रक्रियाएं चल रही थी और मैं समझता हूँ कि 1 दशक से ज़्यादा हो गया लगातार इन भर्तियों की गड़बड़ियाँ सामने आई हैं। हमने कहा है कि आगे भविष्य में कोई भी गड़बड़ी न हो, किसी भी सेक्टर में न हो, कोई भी जो भर्ती प्रक्रिया है वो पारदर्शी हो, जिससे कि हमारे जो नौनिहाल हैं, बच्चे हैं, उनका जो एक विश्वास जगमगाया है आने वाले समय के लिए वो दृढ़ हो जाए कि अगर वो भर्ती परीक्षा में भाग ले रहे हैं, अगर उनके अंदर योग्यता क्षमता है तो कोई। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में हंस फाउंडेशन के संस्थापक माता मंगला जी और श्री भोले जी महाराज से मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने आपदा पीड़ितों के सहयोग के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए मुख्यमंत्री को 11 करोड़ रुपए का चेक सौंपा, जिसके बाद मुख्यमंत्री धामी ने हंस फाउंडेशन के संस्थापक माता मंगला जी और श्री भोले जी महाराज का आभार व्यक्त किया। इसके साथ ही सीएम धामी ने कहा कि हंस फाउंडेशन द्वारा राज्य सरकार को समय समय पर सहयोग दिया जाता है। राज्य में जब भी कोई आपदा आती है और जरूरतमंदों को कोई जरूरत होती है तो हंस फाउंडेशन सेवा के कार्यों में हमेशा आगे रहता है। कोरोना काल में भी हंस फाउंडेशन द्वारा अनेक तरह से सेवा के कार्य किए गए। शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्रों में हंस फाउंडेशन की तरफ से राज्य सरकार को लगातार सहयोग दिया जा रहा है। पिथौरागढ़ के धारचूला आपदाग्रस्त क्षेत्र के उत्तराखंड के सीएम धामी दौरे करने पहुंचे, जहां अब लौटे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पिथौरागढ़ से लौट आए हैं। उनका कहना है कि इलाके में करीब 300 लोगों का विस्थापन किया गया है और उनके भोजन, मेडिकल व सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बात पर बल देते हुए कहा कि सरकार पूरी तत्परता के साथ आपदा प्रभावितों के साथ खड़ी है और उनकी हर संभव मदद भी की जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सभी के सहयोग से ही आपदा पीड़ितों को लाभ पहुंचाया जा सकता है। कुछ लोगों को मौके पर आर्थिक मदद भी कर दी गई है और जिलाधिकारी और साथ ही सीडीओ जैसे ऑफिसर मौके पर निगाह बनाए रखने के साथ साथ पीड़ितों को हर संभव मदद देने के निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जिस तरीके से उत्तरकाशी के वरनाथ पर्वत का भगवरीय वैज्ञानिक विश्लेषण किया गया था, उसकी जांच भी करवाई गई थी और उसके आधा तो उसका ट्रीटमेंट भी किया जाता है और उसी तर्ज पर अब धारचूला भी भूगर्भीय जांच और साथ ही विश्लेषण किया जाएगा, जिससे धारचूला शहर बचा रह सके। लगभग 300 के ऊपर की संख्या है जिनको अपने घरों से विस्थापित होना पड़ा है। उनको वहाँ पर आपदा राहत शिविरों में रखा गया है और काफ़ी नुकसान हो गया है। वहाँ पर खोतिला गांव है, पूरा का पूरा बह गया है।
जो भारत और नेपाल की सीमा पर है, काली नदी के पास, काली नदी के किनारे। दूसरा एल धारा एक जगह है वहाँ पर, उसमें जैसे वरुणावत पर्वत में लगातार पत्थर और बड़े बड़े पहाड़ नीचे को भूस्खलित हो रहे थे, उसी प्रकार का है। वहाँ पर हमने कहा है कि जल्दी ही उसका जितने भी हमारे भू वैज्ञानिकों के क्षेत्र में काम करने वाले संस्थान हैं, उन संस्थानों से उसका सर्वेक्षण करवाएंगे और सर्वेक्षण करवाने के बाद उसके ट्रीटमेंट के लिए भी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अन्यथा पूरा धारचूला शहर उसकी जद में आ गया है और बिजली का संपर्क है, दूरसंचार का संपर्क है, पुलों का संपर्क है, सड़क कनेक्टिविटी है, काफ़ी कट गई है। उसको जल्दी से जल्दी रिस्टोर करना हमारी प्राथमिकता है। देहरादून के जसपाल राणा शूटिंग रेंज से इवोक लीग शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से आए खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। आपको बता दें कि इस चैंपियनशिप में कई तरह के कंपटीशन हुए, जिसमें निशानेबाजों ने निशाने भी लगाए। इसके साथ ही इस चैंपियनशिप में खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। वहीं इस दौरान एयर पिस्टल 10 मीटर पैरा कैटेगरी में भी अनिल कवि ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। इसके साथ ही सिल्वर मेडल मनीषा देवरानी, तो वहीं ब्रॉन्ज मेडल सुप्रिया द्रोण ने अपने नाम किया। जबकि 10 मीटर एयर पिस्टल जूनियर मैन एंड वुमेन में आदित्य जोशी ने भी गोल्ड मेडल और इसके साथ ही यश प्रकाश सिंह ने सिल्वर मेडल और साथ ही सार्थक कटारिया ने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया। वहीं 10 मीटर एयर पिस्टल राहुल ने गोल्ड मेडल और साथ ही मलाइका गोयल ने सिल्वर मेडल, जतिन सिंह राठौर ने ब्रॉन्ज मेडल अपने खिताब किया। जबकि 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल में सुमित कुमार ने गोल्ड मेडल और रोहित कुमार प्रजापति ने सिल्वर मेडल, इसके साथ ही तनिष्क ने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है। वहीं आपको बता दें कि अमित कुमार ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया और शूटिंग चैंपियनशिप में सभी विजेता प्रतिभागियों को पद्मश्री जसपाल राणा और पूर्व राज्य मंत्री नारायण सिंह राणा ने सम्मानित किया। ये हमने इवोक शूटिंग चैंपियनशिप, इवोक शूटिंग लीग यहाँ ऑर्गेनाइज करी थी। इसमें हमने 10 मीटर एयर पिस्टल, 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल जैसे इवेंट्स रखे, 25 मीटर सेंटर फायर पिस्टल जैसे इवेंट्स रखे। इसमें अराउंड 100 के आसपास शूटर्स थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। आई थिंक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था सारे शूटर्स के लिए। एक प्रैक्टिस राउंड था आने वाले नेशनल और प्री नेशनल इवेंट्स के लिए, तो एक बहुत अच्छा चांस था सबके लिए एक प्रैक्टिस मैच में पार्ट लेने का। हम कोशिश करते हैं हर महीने एक चैंपियनशिप हम लोग ऑर्गेनाइज करें। पिछले 3-4 महीने में आई थिंक ये हमारा 3rd चैंपियनशिप था जो हमने ऑर्गेनाइज किया, और हर चैंपियनशिप में हम लोग देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शूटर्स आने की कोशिश में। हर बार शूटर्स ज़्यादा होते हैं। तो इस तरीके से आप प्रेरित करते हैं कि बच्चों को शूटिंग की तरफ दिलचस्पी दिखाएं कि आजकल आप देख रहे हैं युवा जो है वो ड्रग्स की काफ़ी प्रेरित। हाँ जी, हमारी कोशिश यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को इसमें हम लोग इन्वॉल्व करें, उनको इन्फॉर्मेशन दें कि ये भी एक स्पोर्ट है जो वो कर सकते हैं। तो डेफिनेटली ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट दिख रहा है जब बच्चों को पता चलता है ऐसे स्पोर्ट्स हैं, ऐसी इवेंट्स हैं जो यहाँ हो रही है और इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो यहाँ अवेलेबल है। तो आई थिंक ऑटोमेटिकली बच्चे यहाँ पे आने के लिए इंटरेस्टेड रहते हैं। अभी जैसा शूटिंग का हम देख रहे थे, शूटिंग एक बहुत ही ऐसा खेल था जिसमें दर्शकों के लिए कोई वो नहीं थी। लंबे मैच चलते थे, दर्शक बोर हो जाते थे। तो ये इन्होंने जसपाल ने और हमारी बहू आरुषि, इन लोगों ने इवोक ये लीग मैचेस शुरू कराए हैं और आपने देखा उसको पूरा कवर भी किया। और अभी पिछले 2-3 साल से कोरोना की वजह से सारा ही कार्यक्रम बिल्कुल बंद था स्पोर्ट्स का जितना भी है। शुरुआत हो गई है और अच्छी शुरुआत है, और यही बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं जिस तरीके से यहाँ पे जसपाल के अंडर में ये बच्चे आने वाले समय में ओलंपिक की होप है हमारी, एशियन गेम, कॉमनवेल्थ गेम में राष्ट्रीय स्तर पर तो खेल ही रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ इस एकेडमी से निकले हुए सुभाष भी है यहाँ पे, वो भी ओलंपिक कोच है पैरा का, अच्छे खिलाड़ी निकलेंगे। और यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं भी है, क्लाइमेट के हिसाब से भी देहरादून बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे अभी काफ़ी खिलाड़ी यहाँ पे रेगुलर रह रहे हैं और यहीं पे रह भी रहे हैं, कंपटीशन भी कर रहे हैं, तैयारी भी कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि आने वाला समय हमारा बहुत अच्छा होगा।
सर साल में कितने कंपटीशन आपके यहाँ पर होते हैं और किस तरीके से आप प्रेरित करते हैं कि युवाओं को नशा छोड़कर आप इस चैंपियनशिप पर ध्यान? अब इसमें मेन यही है कि हम युवाओं को हम संस्कार भी देते हैं, यहाँ योग है, प्राणायाम है, और कोशिश करते हैं कि ये बच्चे नशे से दूर रहें, तभी ओलंपिक में मेडल ला सकते हैं। साल भर में हमारे पास 3-4 प्रोग्राम तो है। हम डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप कराते हैं, स्टेट चैंपियनशिप कराते हैं, और मावलंकर कराते हैं, और नेशनल कराते हैं। उसके अलावा ये जो लीग शुरू किया है ये अलग से हट करके है। देखिए, एक फ्रेंडली कॉम्पिटिशन करा रहे हैं ताकि पिछले 2-3 साल से बहुत लोगों को मौका नहीं मिला, और आने वाले टाइम पे एकदम से चैंपियनशिप स्टार्ट हो रही है, नेशनल वगैरह, इंटरनेशनल ऑल्सो। तो बच्चों में एक जो कंपटीशन में जाने की झिझक होती है उसको निकालने के लिए, जब तक हम फ्रेंडली कंपटीशन नहीं करते हैं और ऐसे कंपटीशन जिसमें थोड़ा बच्चों को लगे कि हाँ भाई थोड़ा सीरियसनेस होती है, तो वही एक सोच थी, उसी पे हमने इस कंपटीशन को रखा है। कुशल किंग के नाम से आप जाने जाते हैं, तो युवाओं को किस तरीके से प्रेरित करते हैं कि हर एक आदमी को जसपाल राणा की तरफ बढ़े? नहीं, जसपाल राणा से बेटर भी बहुत लोग हैं, लेकिन यह है कि थोड़ा पेशेंस रख के, थोड़ा माइंड को शांत रख के, अचीवमेंट होना बहुत आसान होता है, लेकिन उस अचीवमेंट को डाइजेस्ट करना, उसको आगे लेके चलना, और क्योंकि जब आप अचीव करते हैं तो एक बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, लेकिन जब आप एक अचीवमेंट के बाद एक जगह पहुंच जाते हैं, मुकाम में पहुंच जाते हैं, तो उससे आगे बढ़ने के लिए, उसी अचीवमेंट को रिपीट करने के लिए आपको कम से कम दुगनी मेहनत लगती है, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, आपकी फैमिली की, परिवार की, दोस्तों की, कंट्री की, सबकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। तो जब भी आप कोई भी नेक्स्ट कॉम्पिटिशन खेलते हो तो उस टाइम पे जो आपका जो एक सेल्फ बिल्डअप। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देवभूमि उत्तराखंड में लगातार लैंड जिहाद की घटनाएं सामने आ रही हैं। सुदर्शन न्यूज ने कुछ महीने पहले विस्तार से भी दिखाया था कि दून की रिंग रोड पर वन विभाग की जमीन पर अवैध दरगाह बनाई गई थी। उसके बाद दरगाह में कार्यरत अब्दुल को रात में सपना आया, और सैयद पैगंबर उनके सपने में आए और बोले, मुझे अल्लाह ने बुलाया है, मैं स्वयं जा रहा हूं, मुझे धरती पर बांधे मत रखना। जिसके बाद अब्दुल जब सुबह दरगाह पर गया तो मजार नष्ट मिली। अब अब्दुल फिर से मजार का अवैध निर्माण करवा रहा था, जिसकी सूचना हिंदू संगठन को लगी तो स्वामी दर्शन भारती और हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और निर्माण कार्य रुकवाया गया, और चेतावनी भी दी कि अगर ये निर्माण दोबारा करवाया गया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। और एक साफ संदेश भी जिहादियों तक पहुंचाया गया कि लैंड जिहाद, लव जिहाद की घटनाएं अब हिंदू समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा, और अब अवैध मजार और दरगाह का निर्माण नहीं होने दिया जाएगा। उनतीस सितंबर से शुरू होने वाले 3 दिवसीय चिंतन शिविर का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य 2025 तक उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में प्रदेश सरकार की विकास की प्राथमिकताओं को तय करना है। आपको बता दें कि सशक्त उत्तराखंड 2025 की थीम पर सरकार के मंत्रियों और अफसरों का मंथन शिविर रामनगर में होगा। 20 सितंबर से 3 दिवसीय शिविर में विभिन्न विभागों के करीब 100 से अधिक अधिकारी भी शामिल होंगे। इसमें नीति आयोग के सीईओ समेत अलग अलग विषयों के विशेषज्ञ भी व्याख्यान कर देंगे, और इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंथन शिविर का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य 2025 तक उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में प्रदेश सरकार की विकास की प्राथमिकताओं को तय करना है। मंथन शिविर में सरकार आधा दर्जन से अधिक प्रमुख विषयों पर चर्चा करने वाली है, और इनमें राज्य सरकार का आर्थिक प्रबंधन, अवस्थापना योजनाएं, मानव संसाधन, प्रशासनिक सुधार, रोजगार के नए अवसर पैदा करने की नीति, जीवन को सुगम और सहज बनाने की नीति, इसके साथ ही राज्य में अधिक से अधिक निवेश प्रोत्साहन करने की भी नीति प्रमुख है। इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी के बदलते दौर में प्रशासनिक व्यवस्थाओं के सामने नई तरह की चुनौतियां और उनसे निपटने के उपायों पर भी चर्चा की जाएगी। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदलता हुआ नजर आ रहा है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि अगले 24 घंटे में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं देहरादून और बागेश्वर में अगले 24 घंटे में भारी बारिश का
की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया। आपको बता दें कि इन जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है, तो कुछ इलाकों में तेज गरजना के साथ बौछारें पड़ने की भी संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह का कहना है कि देहरादून, बागेश्वर में भारी बारिश की संभावनाओं को देखते हुए नदियां, नालों के किनारे बसे लोगों के साथ ही भूस्खलन संभावित इलाकों में बसे लोगों को सावधान रहने की भी जरूरत है। डीएम सैनिका ने भी कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावनाओं को देखते हुए आपदा प्रबंधन से जुड़े अफसरों को सतर्क रहने की भी बात कही है। डीएम ने सभी एसडीएम को हिदायत दी है कि अपने क्षेत्रों में सक्रिय रहें। जनपद उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें कि खटीमा के गांव बनगवा, रघुलिया, सरपुड़ा और अलावृद्धि के बीहड़ जंगलों में पुलिस प्रशासन की तरफ से नशे पर अंकुश लगाने के लिए चेकिंग अभियान चलाया गया। इस चेकिंग अभियान में थानेदार नरेश चौहान और एसएसआई अशोक कुमार के नेतृत्व में अवैध कच्ची शराब की बिक्री पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए लगभग 10 भट्टियां और भारी मात्रा में उपकरण भी तोड़े गए हैं। इसके साथ ही लगभग 20,000 लीटर अवैध शराब का लाहन नष्ट किया गया है। आपको बता दें कि बीते दिन हरिद्वार में जहरीली शराब कांड से हरकत में आए हैं। दरअसल उधम सिंह नगर के एसएसपी ने बीती रात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनपद के सभी क्षेत्राधिकारियों और साथ ही थाना प्रभारियों को अवैध शराब का कारोबार चलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। इसी क्रम में एसएसआई अशोक कुमार ने खुद कमान संभालते हुए थाना और चौकी स्तर पर टीम गठित कर जंगलों में अवैध शराब बनाने के अड्डों पर छापा मार करके भारी मात्रा में भट्टियां और उपकरण तोड़ते हुए कड़ी कार्रवाई की है। फिलहाल आगे मामले की कार्रवाई की जा रही है। एसपी सर, एसएसपी सर और एसपी सर के निर्देश पर हमारे खटीमा सर्कल की 3 थानों के द्वारा आज जो कच्ची शराब बन रही है क्षेत्र में, उसके विरुद्ध कार्रवाई की गई। क्षेत्र में 3 थानों से टीमें निकली और जहां जहां भी कच्ची शराब की भट्टियां लगी थी उनको तोड़ा गया और कच्ची शराब बरामद की गई और जो बना रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। आज हमारे खटीमा थाना और नानकमत्ता और धर्मजया थाना, तीनों थानों को मिलाकर लगभग 50,000 लीटर तक के लगभग की लाहन नष्ट कर दी गई है। 100 लीटर की करीब शराब पकड़ी गई है, कच्ची शराब, और थाना नानकमत्ता द्वारा एक अभियुक्त को गिरफ्तार भी किया गया है, जिससे आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और प्रतिकात्मक विवेचना की जा रही है। उत्तराखंड के सीमांत जिला पिथौरागढ़ में भारत नेपाल सीमा पर बादल फटने से भारी तबाही हुई है। बादल फटने के दौरान पिथौरागढ़ से नेपाल को जोड़ने वाली काली नदी में भी भारी मात्रा में मलबा आने से पिथौरागढ़ के धारचूला के खोतीला में भी भारी नुकसान हुआ है। इसके साथ ही खोतीला व्यासनगर के पास काली नदी में लगभग 2 किलोमीटर लंबी झील बनने से व्यासनगर के 50 से अधिक मकान जलमग्न हो गए हैं। देखिए खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में आपदा ने भारी तबाही मचाई है। पुल पार नेपाल के लासुक में भी भारी बारिश से तबाही मची हुई है। पानी और मलबे की वजह से धारचूला की खोतीला में कई मकानों में मलबा और पानी भर गया है। घर में घुसे पानी में डूबने से कई लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं कई लोग इस आपदा में लापता हो चुके हैं। काली नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ का भयावह मंजर देखने पर हर किसी की रूह कांप जाती है। साथ ही इस आपदा में महाकाली के प्रवाह को रोकने के लिए बनाए गए तटबंध भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। नेपाल के पुलिस कार्यालय ने बताया कि नुकसान का अभी सही आकलन नहीं हो पाया है। घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य के लिए नेपाली सेना, पुलिस, सशस्त्र पुलिस को तैनात किया गया है। इस क्षेत्र में आपदा प्रबंधन, राजस्व दल, एसडीआरएफ और पुलिस टीम भी तैनात किया गया है। साथ ही प्रभावितों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में हेलीकॉप्टर की मदद भी ली जा रही है। ऐसे में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिथौरागढ़ के खोतीला क्षेत्र में अतिवृष्टि के कारण हुए नुकसान का हवाई सर्वेक्षण भी किया और अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। बता दें कि प्रशासन, एसडीआरएफ और पुलिस द्वारा राहत और बचाव कार्य तेजी से किए जा रहे हैं। वहीं प्रदेश सरकार द्वारा आपदा प्रभावितों को हर संभव सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने खोतीला गांव के प्रभावितों को त्वरित सहायता के लिए
2-2 लाख रुपए के चेक भी वितरित किए। मुख्यमंत्री धामी ने प्रभावितों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। इसके लिए उन्होंने जिले के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। मुख्यमंत्री के दौरे में उनके साथ सांसद अजय टमटा और स्थानीय विधायक धारचूला हरीश धामी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि भविष्य में सीमांत इलाके में आने वाली आपदाओं से निपटने को ठोस उपाय किए जाएंगे। बस यहाँ आपदा आती है, एक तो हम लोग जो हमारा एल धारा है, एल धारा के लिए एक जैसे बरणावत पर्वत के लिए विशेष व्यवस्था की गई, विशेष ट्रीटमेंट उसका किया गया। उसी आधार पर जो हमारे बाडिया इंस्टीट्यूट है, भारत सरकार के इंस्टीट्यूट है, IIT का हमारा विभाग है जो वन एवं उसका भूमि का सर्वेक्षण करता है, उन सभी से बात करके इसका सर्वेक्षण करवाएंगे, इसका सर्वे करवाएंगे, उसके आधार पर काम करेंगे। खेतला जो हमारी ग्राम सभा है वहाँ के लोगों के पुनर्वास के लिए भी बात करेंगे। जो हमारे संचार के साधन बिल्कुल ठप हो गए हैं उनको भी जल्दी से जल्दी फिर से रिस्टोर हों, वो जल्दी से जल्दी चालू हों, उस पर काम करेंगे। आपदा राहत का कार्य तेज़ी से हो और यहाँ पर जो लोग पूरी तरह से अपने जिनके घर परिवार सब चले गए हैं उनके लिए यहाँ पर रहने की व्यवस्था सरकार की तरफ से किराए के रूप में या अन्य मदों में यहाँ पर की जाएगी। हेली सेवा को भी बढ़ाएंगे। साथ ही खोतीला गांव में प्रभावितों को विस्थापन करने की बात कही। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस क्षेत्र में समय समय पर आपदा आती रहती है। हालांकि वर्तमान समय में राहत और बचाव का कार्य जारी है, क्योंकि सरकार की प्राथमिकता सभी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना है। उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। वृष्टि होने से चूँकि वैसे तो उस क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष भूस्खलन की और आपदा की घटनाएं होती थी, लेकिन कल देर रात्रि को 55 जो परिवार हैं वो परिवार पूरी तरह से वहाँ पर नुकसान हो गया है, पूरी तरह से वो रह गए हैं और हम लोग लगातार वहाँ पर संपर्क में हैं। हमारे पूरे प्रशासन के लोग लगे हुए हैं, सभी अधिकारीगण लगे हुए हैं और मैं भी स्वयं लगातार उनसे वार्ता कर रहा हूँ। हमारा प्रयास है कि अभी स्थिति को, क्योंकि इस समय में जो भी बचाव काम है, राहत का काम है, वो सब किया जा रहा है और जल्दी उस क्षेत्र के लिए जो है हम लोग जो भी सबसे अच्छा हो सकता है उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आपदा पीड़ितों से मुलाकात कर उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया है। साथ ही सीएम धामी ने पुलिस प्रशासन को आपदा पीड़ितों की सहायता के लिए निर्देश भी दिया है। सुदर्शन न्यूज से प्रीति झा की रिपोर्ट। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। धर्मनगरी हरिद्वार में विश्व मैत्री दिवस के अवसर पर जैन समाज के लोगों ने क्षमावाणी महापर्व आयोजित किया। कार्यक्रम में उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, जैन समाज के धर्मगुरु आचार्य विबुद्ध सागर जी महाराज सहित गणमान्य लोग इसमें शामिल हुए, जहां सभी दिग्गजों का जोरदार स्वागत किया गया। आपको बता दें कि जैन समाज की तरफ से क्षमावाणी महापर्व पर हर साल बड़ी ही धूमधाम से ये मनाया जाता है। 10 दिन तक जैन समाज के लोग पूरे साल में अपने द्वारा जाने या अनजाने में किए गए अपराध की क्षमा मांगते हैं। जैन समाज में क्षमावाणी महापर्व का काफी ज्यादा महत्व माना जाता है। वहीं उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि जैन समाज की तरफ से क्षमावाणी कार्यक्रम आज हरिद्वार में संपन्न हुआ। पूरे विश्व में जैन समाज ही इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करता है। हर व्यक्ति अपने जीवन में कोई ना कोई अपराध जरूर करता है, मगर उस अपराध की क्षमा नहीं मांगता। इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री ने यह भी कहा कि सिर्फ जैन समाज के लोग अपने द्वारा किए गए अपराध की सार्वजनिक कार्यक्रम कर क्षमा याचना करते हैं। इसलिए आज पूरे विश्व में जैन समाज काफी तरक्की कर रहा है। क्षमा वाणी प्रोग्राम हरिद्वार में अभी संपन्न हुआ। मुझे ऐसा कहना चाहिए कि पूरे विश्व के अंदर एक जैन समाज एक ऐसा है जो इस प्रकार के कार्यक्रम करता है। हर व्यक्ति से किसी न किसी मुकाम पे कोई गलती त्रुटि होती है, लेकिन उसके बाद भी उसके मन के भाव कभी क्षमा याचना के नहीं होते, कि हम पुण्य भी करते हैं, पाप भी करते हैं। लेकिन यदि हमारा भाव करुणा की दृष्टि से यदि हम क्षमा याचना का काम करें, यानी क्षमा करें भी और क्षमा पाएं भी, तो विश्व में ऐसा कोई कार्यक्रम कोई करता है तो जैन समाज का।
हरिद्वार जिले के लक्सर क्षेत्र स्थित फूलगढ़ और शिवगढ़ के अलावा अब दुर्गागढ़ में भी जहरीली शराब के कारण हुई मृत्यु का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि आज सुबह ही जहरीली शराब पीने से 3 और ग्रामीणों की मौत हो गई है। मरने वालों में 5 फूलगढ़ और 2 शिवगढ़ के रहने वाले बताए जा रहे हैं। वहीं 2 लोगों को देर रात खून की उल्टियां होने लगी, जिसके बाद हालत बिगड़ने पर अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। ताजा जानकारी के मुताबिक आज डीएम भी गांव में इस तनावपूर्ण स्थिति का जायजा लेने पहुंचे, जहां डीएम ने ग्रामीणों से मुलाकात कर मामले की जानकारी ली। वहीं शराब कांड के वक्त से ग्रामीण इलाकों में पहले से ही पीएसी तैनात है, लेकिन साथ ही शराब पीने से लगातार हो रही मौत के कारण क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। मेरी भाई की उम्र तकरीबन 40 से 41 के करीब थी और उसकी जो डेथ हुई है ये शराब पीने के कारण हुई है, जो लगातार ग्राम पंचायतों की दारू पी रहा था, इस वजह से उसकी डेथ हुई है। शराब तो सभी कैंडिडेट की दे रहा था, वो कोई एक ही का नहीं दी। प्रधान पद जो प्रधानी के पद पे है उनकी कैंडिडेटों की सबकी दोनों गांव में तकरीबन 14 मौतें हो चुकी है। उत्तराखंड में पुलिस प्रशासन को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। आपको बता दें कि रुड़की की भगवानपुर पुलिस ने दूसरे के बदले परीक्षा दे रहे 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। मामले में भगवानपुर थाना प्रभारी निरीक्षक अमरजीत सिंह ने बताया कि बीते दिन भगवानपुर थाने में तहरीर दी गई कि आरसीपी कॉलेज में परीक्षा के दौरान 4 छात्र परीक्षा के दौरान धोखाधड़ी करते हुए एक दूसरे के बदले पेपर देते हुए पकड़े गए, जिसके बाद पुलिस ने मामले को दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया है। वहीं अभी बता दें कि एक आरोपी मौके से फरार हो गया है, जिसकी तलाश फिलहाल की जा रही है और वहीं मामले में आगे पुलिस कार्रवाई कर रही है। ये परीक्षा वहाँ पे आयोजित की गई थी। उस परीक्षा में जो है परीक्षार्थी के स्थान पर 3 युवकों द्वारा परीक्षा दी जा रही थी। उसमें 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया, वह एक अभी फरार हो गया, जिसके लिए पुलिस। उत्तराखंड की महिलाओं को नौकरी में मिलने वाले 30% आरक्षण को लेकर के उत्तराखंड की महिलाएं मांग कर रही हैं। इसी कड़ी में महिलाओं ने ऋषिकेश में एक बैठक का आयोजन किया। बैठक में सैकड़ों महिलाओं और तमाम राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने प्रतिभाग किया। बैठक में चर्चा की गई कि उत्तराखंड की महिलाओं के लिए लागू होने वाले 30% आरक्षण की मांग को लेकर के अध्यादेश लाया जाना आवश्यक है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में महिलाओं की नौकरी में 30% आरक्षण समाप्ति को लेकर के महिला वर्ग चिंतित है। इसके साथ ही महिलाओं ने मांग की है कि सरकार को उत्तराखंड की महिलाओं के संकटमय जीवन को ध्यान में रखते हुए आरक्षण के पक्ष में अध्यादेश लाने का फैसला लेना चाहिए। इतना ही नहीं, महिलाओं ने कहा कि हमारी मांगों को सरकार जल्द से जल्द पूरा करे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।